चलिए बच्चों स्टार्ट करें। कहाँ पिछली क्लास में एटम, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और एएमयू ये सारी बातें मैंने समझा दी थी और सब अच्छे से समझ आ गया ना सब लोग को। चलो आगे बढ़ते हैं। आज मोल के बारे में समझाते हैं। लिखिए, ये आता ही नहीं है यार, इसको देख लो। रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, चैप्टर का नाम रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। अपना आज सेकेंड लेक्चर स्टार्ट है। मोल की दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं अपन लोग। मोल की दुनिया जानते हैं ना, मोल की दुनिया, ठीक है। चलिए, मोलों की संख्या की गणना करना है अपने को आज की क्लास, ठीक है। मोलों की संख्या की गणना बहुत ध्यान से देखिए। संख्या, शब्द संख्या 1 2 3 4 10 100, तो मोलों की संख्या का मतलब, ठीक। अब जरा सोचो, कल एक बात समझाई थी कि एक मोल लिखा हो तो मोल की जगह क्या रख देना है, जल्दी बताइए। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 रख दीजिए, तो इससे एक मोल आपका क्लियर। अगर आपका 10 मोल हो तो 10 से गुणा कर दीजिए, 20 मोल हो तो 20 से गुणा कर दीजिए, ठीक। तो मोलों की संख्या, मोल का मतलब यहाँ पर हमेशा याद रखिए 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 क्या, कण। कल समझा चुका हूं मैं, कण। और कण के रूप बोलिए। कण क्या हो सकते हैं? परमाणु। कण क्या हो सकते हैं? आयन। कण क्या हो सकते हैं? अणु। कण क्या हो सकते हैं? मैं, तुम, पेन, कुछ भी। तो यदि तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि किसी भी पदार्थ के एक मोल में कितने कण होते हैं, तो क्या आंसर दोगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कण। अब कोई कण की बात करें तो बिल्कुल मत डरना। परमाणु हो तो भी चलेगा, आयन हो तो भी चलेगा, अणु हो तो भी चलेगा, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, कुछ भी हो, जो आपको चाहिए वो। पर होने कितने चाहिए, बोलो? समझ आ गया? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कण होते हैं। और अब आपको अगर मान लो 10 मोल दें तो 10 से गुणा कर दो, 20 मोल दें तो 20 से कर दो, 50 से कर दो, 100 से। तो मोल का मतलब अब आपको क्लियर हो गया, ये अपन कर चुके हैं। अब लिखिए, इससे आप एक फार्मूला डेराइव करेंगे मोलों की संख्या निकालने का। किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर से, ध्यान दीजिए, कणों की संख्या। यहां पर किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर से, यदि वो पदार्थ परमाणुओं से बना, ध्यान से सुनना, पदार्थ दो चीजों से बना होता है, परमाणुओं से भी बना हो सकता है और अणुओं से। तो परमाणुओं की संख्या, ठीक है। अपन और अच्छे से लिखे, पहले कणों की संख्या लिख ले। कणों की संख्या बटे, ये आ गया, ये हो जाएगा। किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर से कणों की संख्या बटे एवोगैड्रो नंबर। और कण तुम जानते हो, पहले ये लिख लो फिर आपको बात समझाते हैं।
आया समझ में पहली बात? तो अगर आपको कणों की संख्या दी जाए तो हमेशा एवोगैड्रो नंबर से इसे डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? मोलों की संख्या। आया समझ में? अब ध्यान से देखना बच्चों, ये जो पदार्थ लिखा है अपन ने, इस पदार्थ को समझना बहुत सिंपल है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, और यदि ये जो कण है, यदि ये परमाणु से मिलकर बने हैं, ध्यान से सुनना, पदार्थ में दो चीजें, एक अणुओं से मिलकर बना हो और परमाणुओं से बना हो। अणुओं से भी बना हो सकता है पदार्थ, और परमाणुओं से भी बना हो सकता है, पर दो ही चीज तो है। कोई उदाहरण दो मुझे, अणुओं से कैसे बना है अणुओं वाला पदार्थ? जल्दी उदाहरण बताओ। सुबह शक्कर की चाय पी के आए, तो शक्कर काय से बनी? अणुओं से। शक्कर का फार्मूला क्या होता है? C12H22O11, शक्कर के एक अणु का ये फार्मूला है। तो परमाणुओं से मिलके क्या बना? अणु। परमाणुओं से मिलके क्या बना? अणु। तो हमारी शक्कर जो है वो इस अणु से मिलकर के बन रही है। आ गया समझ में? जैसे परमाणुओं से मिलके बना हो, तो परमाणुओं से कोई एक उदाहरण दो, एक उदाहरण दो कोई। अरे ये तुम सोना पहने हो, ये लोहा पहने हो, ठीक है, तो ये जो लोहा जो तुम पहने हो, ये किससे बना है? लोहे के परमाणु, आयरन के परमाणुओं से बना है। आया समझ की नहीं? तो यहां पर उदाहरण मैंने लिख दिया, जैसे लोहा, तो लोहा बना है Fe के परमाणु से, Fe के परमाणु से। चांदी, सोना, तो ये जो धातुएं हैं, धातु एक पदार्थ है, ये किससे मिलकर बना है? परमाणु से। अब कितने भी उदाहरण लिख लो तुम, समझ आ गया कि नहीं आया? अरे बोलो कुछ, हाँ या ना, मतलब तुम अगर हाँ या ना नहीं बोलोगे मैं बाहर निकल जाऊंगा। तो परमाणुओं से मिलके, अणुओं से मिलके, बताओ। नमक किससे मिलके बना है? NaCl से मिलके नमक बना है। बोले सर नहीं, Na परमाणु से नहीं, पूरा नमक का मतलब NaCl का अणु। सोडियम, तो सोडियम धातु है, सोडियम धातु, ये सोडियम परमाणु से मिलके बनी है। समझ गए? सोडियम धातु सोडियम परमाणु से बनी है। आयरन धातु आयरन परमाणुओं से मिलके बनी है। लेकिन नमक सोडियम क्लोराइड, दोनों मिला के बोलेंगे, दोनों मिला के, सोडियम और क्लोराइड दोनों मिला के क्या हो गया? ये अणु। NaCl क्या है? परमाणु नहीं रहा, अब ये क्या हो गया? अणु। समझ आ गया? तो इस तरह से सोचना, कोई भी, अब आप जो अणु चाहे, कार्बन डाइऑक्साइड बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिलके बनी? अगर तुम बोलो कि मैंने एक बलून में, एक फुग्गे में कार्बन डाइऑक्साइड भर दी, तो तुम कार्बन डाइऑक्साइड भर रहे हो तो CO2 भर रहे हो, CO2 अणु है। समझ आ गया? और तुमने बोला मैंने काजल लगाया, काजल ये लगा के आई सामने बैठी काजल, तो काजल में केवल कार्बन के परमाणु, समझ गए? हीरा, हीरा में केवल कार्बन के परमाणु। हीरा नहीं लगाना, मैं बोले ज्यादा महंगा हीरा लगा लिया, हीरा लगाते से कट जाओगे, उसकी धार बहुत तेज होती है, ठीक है? तो अब समझ आ गया? अगर मैं हीरा बोलूं तो वो परमाणुओं से बना है, और अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड बोलूं तो वो अणुओं से बना है। तो पदार्थ दो चीजों से बना है, या तो परमाणु से या अणु। अणु में दो प्रकार के हो गए, ये आयनिक अणु हो गए और ये सहसंयोजक हो गए। तो अणु का मतलब समझ आ गया? और जब तुम्हें कोई अणुओं की बात की जाए, ठीक है, तो इसका हमें उपयोग में लाना अणुभार, और परमाणु अगर बात की जाए तो इसका उपयोग में लाना है परमाणु भार।
समझ गए? तो दो प्रकार के पदार्थ हैं। तो थोड़ा सा अब बताओ, समझ आया? हीरा लिख दूं तो हीरा किससे मिलके बना है? बोलो। कार्बन के परमाणु से। समझ गए कि नहीं बात को? तो यहां लिख लेना, कार्बन के परमाणु। ग्रेफाइट किससे बना है? कार्बन के परमाणु। ठीक है, आया समझ कि नहीं? तो इस तरह बड़ा सिंपल है समझना। अब ये जो पदार्थ है उसको तुम समझ गए, अब इसमें बिल्कुल भी दिक्कत आने वाली नहीं है। देखो, मूलों की संख्या, ये कणों की संख्या, सब लिख लिया आपने। देखो, हो गया बच्चों क्लियर? ये कोई परेशानी तो नहीं? करूं इसको क्लीन पदार्थ को? चलो देखो, अब अगर मान लो मैंने कण लिखे, तो कण में दो प्रकार के कण हो गए, एक अणु और दूसरे परमाणु। समझ गए? जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, ध्यान देना। आपको मैंने गिन के दे दिए 6.022 इंटू 10⁻20 शक्कर के अणु दे दिए। शक्कर के दाने नहीं, एक दाने में तो हजारों अणु होंगे। ठीक है, समझ गए? शक्कर के एक दाने में हजारों अणु, दाना नहीं दिया, अणु दिए। गिन गिन के अणु दे दिए इतने, 6.022 इंटू 10⁻20। और पूछा कि कितने मोल होना चाहिए। तो बस यहाँ समझ आ गया आपने को, ये लगाया, मोलों की संख्या निकालना है। 6.022 इंटू 10⁻20 दिए हैं, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया, इंटू 10⁻23, ये कैंसिल हो गया, ये 20 है, ये 23 है, ऊपर चला गया तो क्या हो गया? -3। यानी आपके आ गए 0.001 मोल। इतने। तो यदि तुमने शक्कर के इतने अणु लिए तो उसमें कितने मोल आ जाएंगे? 0.001। आ गया समझ में? बोलो। तो इस तरह अपन मोल्स की गणना कर सकते हैं। अगर मान लो मैं ऐसा क्वेश्चन दे देता, अलग हटा दूंगा उसको। ध्यान देना, मैंने तुम्हें गिन गिन के सोडियम के 1000 परमाणु दे दिए। कितने परमाणु दिए? 1000।
अब बताओ, सोडियम के 1000 परमाणुओं में तुमको सोडियम का 1, 2, 3, 100, 1000 परमाणु गिन के देती है और पूछा इसमें कितने मूल। सोडियम के 1000 परमाणुओं में मूलों की संख्या, सोडियम के 1000 परमाणुओं में मूलों की संख्या। तो बताओ क्या लगाना है, ये बताओ। यहाँ पर परमाणु ही हमारे क्या है, यहाँ पे परमाणु ही हमारे क्या है, तो बताओ कितने दिए जा रहे हैं, 1000 डिवाइड करो किससे, 6.022 इंटू 10⁻23 से। समझ आ गया। और कितना आसान, इसको तुम 6 मान लो, हटाओ इसको 6 मानो और 6 से इसको डिवाइड कर दो, 23 है ये क्या मान लो, 2 शून्य कैंसिल कर दो, 21 बचा, यहाँ 10⁻21, ठीक है, 1 शून्य ये गई और यहाँ से 2 शून्य गई, ये बचा 6 एकम 6, फिर बचे 4, 6 7 42, अप्रॉक्स 1.7 इंटू 10⁻21 मोल किया जाए। बोलो समझ आ गया? आ गया समझ? तो इस तरह से कणों की संख्या दी जाए तो क्या निकाल सकते हो, मोलों की संख्या। और कण में 2 प्रकार के कण हैं आपके पास, या तो अणु हो सकते हैं या परमाणु हो सकते हैं। पदार्थ परमाणुओं से बना है कि अणुओं से बना है, तुम्हें समझ आ जाएगा आराम से। तो ये बात सबको समझ आ गई। अब दूसरी बात, 2 उदाहरण बहुत हैं कणों के लिए, 2 उदाहरण बहुत है, परमाणुओं से अणुओं से, आपको कुछ भी दिए जाए आप समझ लो। दूसरा, मोलों की संख्या बराबर से, बहुत ध्यान से सुनना, पदार्थ के मोलों की संख्या, एक्चुअली किसके मोलों की संख्या की बात की जाएगी, पदार्थ के मोलों की संख्या। तो किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर से, अब पदार्थ कितने प्रकार के हैं, एक परमाणुओं से बना और एक अणुओं से बना। तो पदार्थ का भार, यहाँ पे ग्राम में भार क्या लेना है, किलोग्राम दे तो ग्राम में, मिलीग्राम दे तो ग्राम में बदलना है, इसमें बदलना है ग्राम, ग्राम में भार बटे। अब यदि ये जो पदार्थ है आपका वो अणुओं से बना है तो अणुभार, और परमाणुओं से बना है तो परमाणु भार बटे परमाणु भार। अगर आपका ये पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है, पदार्थ अगर आपका परमाणुओं से बना है, पदार्थ यदि आपका परमाणुओं से बना है तो फिर बच्चों यहाँ पर परमाणु भार, और अणुओं से बना हो तो अणु भार। सिंपल है यार। तो इसको लिखो पहले, फिर अपन एक क्वेश्चन करते हैं, आ जाएगा समझ। अब यदि ये पदार्थ अणुओं से बना हो, पदार्थ अणुओं से बना है, पदार्थ परमाणुओं से बना है, तो बहुत सिंपल है समझना।
आया कि नहीं समझ में? मैं एक क्वेश्चन देता हूं, अपने आप से बनने लगेगा। चलिए, दोनों लिख लिए। चलिए, अब मेरा क्वेश्चन है, आप पहचानिए कौन सा लगेगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोला एक काजल की डिब्बी में, ठीक है, 24 ग्राम कार्बन है, तो मोलों की संख्या निकालो। समझ आ गया? एक काजल की डिब्बी में 24 ग्राम, ये सब फालतू बात। काजल की डिब्बी, अब कोई जरूरी है काजल की डिब्बी? अरे ऐसा ही पटक दो काजल कहीं पे, 24 ग्राम। ठीक है, तो 24 ग्राम कार्बन है, तो मोलों की संख्या क्या होनी चाहिए? तो बताओ, ये लगना है कि ये लगना है? समझ आ गया? बस, तो यहाँ पर ये लिखा अपन ने, ये आंसर लिख रहा हूँ 24, और परमाणु भार बोलो कार्बन का 12। कल ही लिखा है, देखो, कार्बन का परमाणु भार 12। कितने मोल आ गए बोलो? आ गए 2 मोल की नहीं? समझ आ गया? बच्चों समझ आ रहा है सब? चलो, अब यदि मान लो ये क्वेश्चन की जगह ये दे दूं क्वेश्चन, क्या आज तुमने 1 कप चाय पी के आए और उसमें शक्कर की मात्रा मान लीजिए 18 ग्राम थी, ठीक है, कुछ भी ले लिया, इच्छा आपकी, थोड़ा सरल दे देता हूं, 34.2 ग्राम शक्कर में मोलों की संख्या निकालिए। निकालो, 34.2 ग्राम शक्कर में मोलों की संख्या क्या होनी चाहिए? हाँ, कल आया कितना है? अब बताओ कौन सा फार्मूला लगना है? ये शक्कर का मात्रा कितने दिए? इतने ग्राम। शक्कर का अनुभार कितना होता है? इतना ही है कि कम है कुछ? इतना ही है? निकाल के देख लिया कि नहीं? 342 ग्राम ये शक्कर का अनुभार होता है। 180 ग्राम ग्लूकोज का अनुभार होता है। ठीक है, बताओ कितने मोल आ गए? आंसर बोलो। 0.1 मोल, इसके 2 मोल, इसके 0.1 मोल। दिख ज्यादा रहा, मात्रा देखो ज्यादा है 34 ग्राम, और ये कितना है? लेकिन इसके मोल कितने आ रहे हैं और इसके कितने आ रहे हैं? तो किस पे डिपेंड है मोल?
समझ आ गया? तो अणुभार पर तो अणुभार का डिवाइड करना अणुभार से, तो मोलों की संख्या आ जाएगी। आया कि नहीं समझ में? तो बहुत आसान है बच्चों, दो फार्मूले ये हैं, इन्हें याद रखना है ना। चलिए लिखिए, सॉल्व करो। तो 80 ग्राम NaOH में कितने मोल्स होंगे? 80 ग्राम मोलों की संख्या निकालिए। मैं इंग्लिश में लिख दूं नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 80 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट NaOH का कितना? 40। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 40। निकाल के देख लो। कितने मोल आ गए? 2 मोल। समझ आ गया? इसमें आगे एक क्वेश्चन बढ़ा रहा हूं, इसमें आगे एक क्वेश्चन बढ़ा रहा हूं, पढ़ा दो। क्या निकालना? NaOH में कितने मोल? 40 ग्राम NaOH ले लिया आपने, कितने मोल होंगे? ये आ गया आंसर। और एवं अणुओं की संख्या भी निकालिए। तो कितने बताओ, कितने मोल आए? और मोल के जगह क्या लिख दो, जल्दी बोलो। ये क्या आ गई? अणुओं की संख्या। समझ आ गया? 2 इंटू 6, आप इसका आप डबल कर दो, 12। क्या आ गया? समझ आ गया? तो पहला क्वेश्चन आपको दिया कितने मोलों की संख्या होगी, दूसरा अणुओं की संख्या। समझ आ गया अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं? अगला दे दूं? ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये पहले का आंसर, ये दूसरे का आंसर। एक और दे रहा हूं, तीसरा देखिए, एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालिए। सॉल्व करिए। आपके पास इतने NaOH के अणु हैं, इतने 2 मोल थे, 2 मोल को गुणा किया इससे तो इतने आ गए। अब आपको क्या निकालना है? इतने ही क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। सॉल्व करिए।
अभी मैं जाओ जाना है, कॉलेज जा रहा हूँ। अनिल को बोल रहा हूँ। आया आया कि नहीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या? नहीं आया? अच्छा ये बताओ, पहले इलेक्ट्रॉन एक, ये एक पेन की कीमत 10 रुपए है, तो 100 पेन की कीमत कितनी होनी चाहिए? एक पेन की कीमत 10 रुपए है, तो 100 पेन की कितनी होनी चाहिए? 100 गुणित 10 करते हो कि नहीं? 1000। उल्टा सोचो, 1000 रुपए में 10 पेन आते हैं, तो एक पेन 100 रुपए में। उल्टा कर सकते हो, सीधा कर सकते हो, है ना? जब आप NaOH में इलेक्ट्रॉनों की एक अणु में निकाल लो ध्यान से। इसे सॉल्व करने के लिए पहली बात, NaOH के एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बोलो? ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। अरे ऑक्सीजन में 8 होते हैं। हाइड्रोजन में कितने होते हैं? कितने हो गए? 20। एक NaOH में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? और तुम्हारे पास NaOH के कितने अणु हैं? समझ गए? एक NaOH में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो और आपके पास कितने NaOH? अरे बाबा इतने निकाले कि नहीं यार? तुम लोग कैसे हो यार? बोला करो, मैं भाग जाऊंगा नहीं। तो 20 इलेक्ट्रॉन है, और आपके पास NaOH के इतने अणु हैं। ठीक, क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, ये कुल कितना आ जाएगा? आपके एक NaOH में 20 इलेक्ट्रॉन है, और आपके पास कितने NaOH है? तो 12 इंटू 10 की पावर 23। एक में इतने, तो इतने में 20 का गुणा कर देंगे, इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। समझ गए? मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट बैठे हैं, एक स्टूडेंट के पास 20 रुपए हैं, हर एक स्टूडेंट के पास 20-20 रुपए हैं, तो 50 स्टूडेंट के पास कितने होने चाहिए यार? समझ गए? तो गुणा ही करोगे ना। अब 50 की जगह कितने? इतने हैं। तो NaOH के एक अणु में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इतने अणुओं में कितने होंगे? गुणा कर दिया उतने इलेक्ट्रॉन। अब आ गया समझ में? सबके घर में ग्लूकोज का डिब्बा होता है? सबके घर में ग्लूकोज रखा होगा। अभी ग्लूकोज का डिब्बा खोला, चम्मच ली, और कप लिया, कप में डालना शुरू किया ग्लूकोज, और 18 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया।
तीनों कैलकुलेट करके बताओ। अगर तुमने 18 ग्राम ग्लूकोज खा गए, डिब्बा निकाला, 3 चम्मच लोगे, 1 चम्मच में 5-6 ग्राम आता है, 3 चम्मच खाया, 18 ग्राम ग्लूकोज खा गए। अब मैंने पूछा तुमने 18 ग्राम ग्लूकोज खाए तो कितने मोल खा गए, ग्लूकोज के कितने अणु खा गए, और उन अणुओं में कितने इलेक्ट्रॉन खा गए। तो इलेक्ट्रॉन कितने खाए, जल्दी बताओ। कितना आ रहा है? तो सबसे पहला क्वेश्चन बताओ जरा, मोलों की संख्या निकालते हो तो क्या लिखते हो? भार बटे अणुभार। अणुभार कितना होता है ग्लूकोज का? है होता है 180। तो 180 हो गया। ये आपके आ गए कितने मोल? 0.1 मोल। ठीक है ना, पहला। और मोल की जगह अब आपको क्या रखना है? एवोगैड्रो नंबर। तो यहां देखो, ये 0.1 और मोल की जगह एवोगैड्रो रख दिया। ये आ गए आपके कितने? ये 0.1 है, तो यहां से एक कम कर दो, तो कितना आ गया? 6.022 इंटू 10⁻²2। ये क्या आ गए? अणुओं की संख्या। यानी तुमने 18 ग्राम ग्लूकोज खाया तो दिखने को वो 18 ग्राम था। मैंने पूछा कितने अणु खा गए, तो कितने अणु खा गए तुम? कितने अणु खा गए, समझ गए? ये आ गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर। ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर देखिए। अब जब तीसरे क्वेश्चन का आंसर निकालना हो तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक अणु में निकालो। कार्बन 6 और इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, हाइड्रोजन है 12 और इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, ऑक्सीजन है 6 और इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। तो ये हो गया 36, ये हो गया 12 और ये हो गया 8 3 48। काउंट कर लो कितने हुए? 48 और 12 60। 60 और 36 कितने हो गए? 60 और 36 96, है ना? तैयार है? एक ग्लूकोज के अणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और आपके पास कितने ग्लूकोज के अणु हैं? बोलो इतने। अरे एक के पास इतने हैं और आपके पास कितने अणु हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। तो इसका आंसर हो गया आपका 96 इंटू, ये आंसर आ गया। इसका मल्टीप्लाई करके निकाल देना। समझ आ गया? आप लोग को क्लियर हो गया पॉइंट? मेरे क्लास में 50 स्टूडेंट है और हर एक स्टूडेंट के पास 96 रुपए हैं। इससे पूछा कितने हैं, बोले सर 96 रुपए। इससे पूछा कितने हैं, बोले सर 96 रुपए। उससे पूछा, भैया सबके पास 96 ही रुपए है क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि सब एक ही अणु है, ये उसी के अणु है, तो सबके पास 96 रुपए है, मतलब 96 इलेक्ट्रॉन है। और कुल क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? इतने। तो कुल पैसा कितना हो गया? ये इंटू ये। कुल पैसा मतलब कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। था भेजे में कि नहीं है?
विजय में गया कि नहीं गया? तो हटा दूं अब इसको? अब बताओ, मोलों की संख्या निकालते निकालते अपन ने अणुओं की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निकाल ली। कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैलकुलेट करने का तरीका समझ में आ रहा है सबको कि नहीं? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बस सिर्फ जो तुम बस बाजार जाओ, खूब सारे पैसे लेके जाओ, सामान लो, मोल कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, मोल कंसेप्ट ऐसे ही तो आता है। सामान लेने जाओ, अपने आप आ जाएगा। इतना पैसा लगा, इतने की जलेबियां खाएं, इतने के समोसे खाए, इतने लोगों को खिलाए। तो पैसे का गुणा भाग करना जिसको सही आता है, ठीक है, उसको मोल कंसेप्ट सही आ जाएगा। और जो पैसे का गुणा भाग करना नहीं जानता तो वो गलत करेगा। ठीक है, वो घर आके पिटेगा कि तूने ज्यादा पैसे दे आया। चलो समझ आया इतना? तो एक पार्ट मोल का ये हुआ, तो कितने फार्मूले हो गए मोल के? 3। अभी 2 ही हुए मूल रूप से, अणुओं या कणों की संख्या बटे एवोगैड्रो नंबर, भार बटे परमाणु भार या अणु भार। ठीक है, चलो अगला देखो, लिखना बाद में, पहले बताओ तुमको याद है कभी तुमने 22.4 लीटर सुना है कभी कोई क्वेश्चनों में? 22.4 लीटर कुछ ऐसा होता है, सुना है ना? 22.4 लीटर। कई बार बोलते हैं लोग, यार एक तो क्या मोल में 22.4 लीटर होते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं एक मोल में, है? तो ध्यान से सुनना, किसी भी गैस के एक मोल का, एक मोल कोई सी भी गैस, चाहे तुम जमाई लेके कार्बन डाइऑक्साइड निकालो, ठीक है, चाहे ऑक्सीजन ले लो, चाहे कार CH4 ले लो, कोई चाहे पानी गैस में बदल दो, पानी की लिक्विड स्टेट को थोड़ा गर्म करके गैस में बदल दो, और एचटीपी पर। तो सबसे पहले एचटीपी का मतलब समझा दूं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात करते हैं तो ये टेम्परेचर होता है 273 केल्विन, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया जाए, इसका मतलब कितने केल्विन आ गया? 273 केल्विन स्टैंडर्ड टेम्परेचर। ऑपरेशन एक एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल, एक एटमॉस्फेयर। तो बच्चों 273 केल्विन और एक एटमॉस्फेयर को अपन क्या बोलते हैं? फटाफट लिखो, एसटीपी का मतलब। गैसों के लिए है ये ना, चाहो तो आप लिख लेना, गैसों के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एवं प्रेशर, और अच्छा रहेगा।
तो गैसों के लिए सामान्य तापदाब जो होता है वो 273 केल्विन और 1 एटमॉस्फेयर होता है। ध्यान से सुनना। बोले सर क्या गैसों के लिए ये होता है तो द्रवों के लिए अलग? हाँ, द्रवों जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम वगैरह में तुम पढ़ोगे तो ये 0 डिग्री नहीं रहेगा, ये 25 डिग्री हो जाएगा। 298 केल्विन पर बात करते हैं वहां पर, ठीक है, ठोस अवस्था में या द्रव विलयन में 298 केल्विन, और गैसों में सुनो 273। ताप वही है, ताप ये है, और दाब एक वायुमंडल, एक वायुमंडल। आप ध्यान देना, एसटीपी पर, ये जो एसटीपी लिखा, एसटीपी पर दुनिया की कोई भी गैस हो, कोई भी गैस का आयतन 22.4 लीटर आता है। मतलब मैंने क्या किया, पहले मैं स्टेटमेंट लिख दूं। लिखिए इसको, एसटीपी पर किसी भी गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। एसटीपी पर किसी भी गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। एसटीपी पर किसी भी गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ गैस कोई भी हो, यहां पर मैंने इसलिए ये वर्ड लिख दिया किसी भी गैस, तो अब आपका झंझट खत्म हो गया। नहीं तो आप बोलते सर कौन सी गैस? सारी गैस। पहली बात समझ आ गई, तो ये समस्या खत्म हो गई। दूसरा, एसटीपी समझा दिया, ये आना जरूरी। एसटीपी पर किसी भी गैस का आयतन कितना होता है? अरे 1 मोल गैस का, सॉरी, किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन। वो फोन आ गया तो मैं डिस्टर्ब हो गया। एसटीपी पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन, ये नहीं भूल जाना, ये है मेन बात। 1 मोल का आयतन कितना होता है, ये लिखना, गड़बड़ मत कर देना यार, वो यहाँ पे लिखना भूल गया मैं। किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। ध्यान से सुनना, 1 मोल गैस, ध्यान से सुनना, अगर तुमने 1 मोल CO2 गैस के 1 मोल ले लिए तो आयतन कितना आएगा इसका? मतलब यदि तुमने 1 मोल गैस ले ली तो 22.4 लीटर आयतन अपने आप वो घेर लेगी। कितना आयतन घेर लेगी? 22.4। उल्टा सोचो कि अगर तुमने कोई गैस ली और उसका आयतन तुमने ले लिया 22.4 लीटर, तो उसमें कितने मोल होने चाहिए? परमानेंट, बिल्कुल फिक्स। ये देखो, CO2 गैस में कितना आया? CH4 गैस के 1 मोल में कितना आएगा? ऑक्सीजन गैस के 1 मोल में कितना आएगा? पानी ले लिया और उसको गैस अवस्था में ले आए तो कितना आएगा? बात समझ आ गई? तो दुनिया की कोई भी गैस हो, दुनिया की कोई भी गैस हो, उसके 1 मोल का आयतन हमेशा कितना होता है? उल्टा पढ़ो,
22.4 लीटर यदि कोई गैस एसटीपी पर रख दी तो उसमें कितने मोल होंगे? समझ आ गया? ये है फिक्स है, बिल्कुल फिक्स। तो पहले लिख लो, ये लिखना तो नहीं भूल गए हो? लिख लेना है ना। बोले सर कैसे? बोले सर कैसे? तो मैं कैसे का भी उत्तर देता हूं तो तुमको समझ आ जाएगा। देखो हटा दूं अब इसको। दिक्कत तो नहीं सब किसी को समझने में? पहले स्टेटमेंट याद कर लेना, 1 मोल गैस का आयतन कितना? 22.4 लीटर। उल्टा बोलो, 22.4 लीटर हो तो कितने मोल गैस होनी चाहिए? कौन सी? कोई चीज। चलो देखो, ध्यान दो, आयतन को किसमें नापते हो? लीटर में। तो यदि तुमने यहाँ लीटर लिया तो नीचे भी क्या लोगे? लीटर। ये आ गया 22.4। ठीक है। और यदि तुमने यहाँ पर यदि मिलीलीटर लिया होता तो इसे 1000 से गुणा कर देते, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते। तो पहले ये लिख लो। अरे वो तुरंत करवा के आना है अनिल। चलो बेटा देखो इधर, अगर ये मिलीलीटर में होता, ये मिलीलीटर में, तो इसको भी तो मैं किसमें बदलना पड़ता? तो बस 1 लीटर इक्वल टू, ठीक, तो यहाँ पर 1000 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 22,400 ml। तो 22.4 लीटर को 22,400 ml से, तो ये आपका, ये ml में दिया जाए तो लीटर में नहीं लेना, फिर ml में करना। मोलों की संख्या निकालिए।
गैस का, पर यहां देख लेना, ये देखो किसी गुब्बारे में 2.24 लीटर CO2 गैस STP पर भरी है। यहाँ कौन सा टर्म आ रहा है देखो, और यहाँ भी कौन सा आ रहा है STP। तो STP पर लिखा होगा तभी वो मान्य होगा, ठीक है, नहीं तो गलत कर दो। यहाँ STP पर, यहाँ STP पर कितना है बताओ जल्दी। 2.24 किसमें दिया है, डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, बोलो क्या आ गया, 0.1 मोल, 0.1 मोल। बोलो बात समझ आई, ये बात समझ आई आपको। तो इस तरह अपन मोलों की संख्या को समझ सकते हैं। ठीक है, अब बताओ अगर मान लो मैं तुमको इसी के आगे क्वेश्चन दे दूं कि किसी गुब्बारे में इतनी गैस भर दी गई है, उस पर मोलों की संख्या निकालिए, आगे एवं इसे भी निकालिए अणुओं की संख्या, तो क्या करोगे, इधर देखो, तो क्या करोगे, पहले मोलों की संख्या निकालने का फार्मूला लगाया, कितने मोल आ गए, ये आ गए, और दूसरा इधर देखो अणुओं की संख्या निकालना है, तो ये 0.1 मोल का मतलब क्या होता है, जल्दी बोलो, गुणा कर दो। अब भी तो समझाया, मोल का मतलब इतने अणु, मोल का मतलब 22.4 लीटर, तो गुणा कर दोगे तो अणुओं की संख्या आ जाएगी CO2 के। समझ आ गया कि नहीं अच्छे से। तो इस तरह इनको क्वेश्चनों को सॉल्व करना आना चाहिए। चलिए लिखिए जल्दी। टफ लग रहा है, क्लियर होना चाहिए, पर 3-4 फार्मूले इनको अच्छे से ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं 6, इनको सॉल्व कर लिया मतलब आज की क्लास की काफी सारी बातें आपको आ गई।
आ रहा है समझ में? तो इतनी देर नहीं लगना चाहिए मालूम, फटाफट सॉल्व करो। देखो इधर कितने ग्राम दिया, 98 ग्राम, और 98 ग्राम में मोलों की संख्या निकालो तो कितना आया, 98 अणुभार बोलो, 1 मोल, ये आंसर आ गया। ठीक है, पहले वाले का आंसर कितना आया, 1 मोल। फिर क्या निकालना है, अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या यहाँ देखो, ये H2SO4 के अणु है, ध्यान से सुनना, H2SO4 के ये अणुओं की संख्या आपको निकालना है। अणुओं की कितने मोल आए, 1 इंटू एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करो, ये अणुओं की संख्या आ गई। फिर क्या निकालना है, जरा देखो, एक में कितने एच आयन है, इस पेन में कितने ढक्कन है, एक। बस इतना सा ध्यान देना, तुमको बात एकदम फंस जाएगी। ये देखो इस पेन में, अब इस पेन को देखो, ये वाला पेन, इस पेन में कितने ढक्कन दिख रहे हैं। अगर मेरे पास 1000 पेन हो तो ऐसे कितने ढक्कन हो जाएंगे, जल्दी बोलो। अगर मेरे पास ऐसे 1000 पेन हो तो कितने ढक्कन हो जाएंगे, 2000। अरे बच्चों, आपके एक H2SO4 में 2 एच आयन है और आपके पास H2SO4 कितने हैं, तो एच आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी। ये 2 भी चलता है, 2 भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो समझ आ गया है? अरे एक पेन में अगर मान लो 2 ढक्कन हो, एक पेन में अगर 2 ढक्कन हो और आपके पास इतने पेन है, ये इतने पेन है, तो कितने ढक्कन हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दो, आ गया समझ। अगला देखो, सल्फेट आयनों की संख्या बोलो कितनी है इसमें। अरे सल्फेट आयनों की संख्या कितनी है इसमें, H2SO4 को आयोनाइज करो तो 2 H आयन मिलेंगे और 1 सल्फेट आयन मिलेगा। सल्फेट आयन की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है, सल्फेट आयनों की संख्या कितनी है, अरे मारूंगा मैं पकड़ के। H2SO4 में H आयन कितने और सल्फेट आयन। और अगर आपके पास ये एक H आयन, ये आपके पास एक पेन है, उसमें एक ढक्कन है, आपके पास इतने H2SO4 हैं, तो सल्फेट आयन कितने होने चाहिए, उतने ही। तो सल्फेट आयनों की संख्या एक में एक, तो इतने में उतनी, तो सल्फेट आयनों की संख्या ये आ गई, ये आ गई। भैया H आयनों की संख्या दुगनी है, सल्फेट आयन पूछे जा रहे हैं, ये कितने दिख रहे हैं, ये ऑक्सीजन नहीं पूछे जा रहे हैं, क्या पूछे जा रहे हैं, सल्फेट आयन कितने दिख रहे हैं, एक। और आपके पास H2SO4 कितने, इतने, एक में एक सल्फेट आयन है, तो इतने में कितने, मल्टीप्लाई कर दिया एक से, ये आ गया आपका। और कुल परमाणुओं की संख्या, H2SO4 में परमाणु देखो कितने हैं, हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन के 4, टोटल गिनो कितने हैं, कितने आ रहे हैं, 7। 4 ऑक्सीजन के परमाणु, 1 सल्फर का 5, 2 हाइड्रोजन के, टोटल कितने हो गए, 7। तो बच्चों कुल परमाणुओं की संख्या 7, एक में 7, और आपके पास कितने अणु हैं, ये देखो, ये इनको ये आ जाएगा आपका परमाणुओं की संख्या। समझ आ गया? अच्छे से नोटों की दुनिया को समझो, पैसे की दुनिया को समझो। पैसे अगर समझ गए तो ये समझ जाओगे, और अगर पैसे की समझ नहीं आई तो ये भी नहीं समझ पाओगे। आया कि नहीं? आप इसको 10 बार देख लो, कैसे करना है, क्या किया है पूरा। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या समझो, तो
H2SO4 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले काउंट कर लो। एक H2SO4 में, इधर देखो सब लोग, H2SO4 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या काउंट कर रहे हो। हाइड्रोजन में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन है। सल्फर में होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन, सल्फर में 16। ऑक्सीजन में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन और कितने ऑक्सीजन है? 7। ये काउंट करो, 4 ऑक्सीजन, सॉरी 4। तो 4 अट्ठे 32, 32 और ये कितने हो गए? 18। 32 और 18 कितने हो गए? 50। 50 इलेक्ट्रॉन। एक H2SO4 में 50 इलेक्ट्रॉन है और तुम्हारे पास कितने H2SO4 है? कितने? ये देखो, ये रखे। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 50 गुणे, ये आ गई। ये अलग से नीचे लिख लेना इसको अलग से। ये एक H2SO4 में 50 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक H2SO4 में 50 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और तुम्हारे पास इतने H2SO4 है। एक स्टूडेंट के पास 50 रुपए और आपके पास इतने स्टूडेंट हैं, मल्टीप्लाई कर दोगे कुल पैसा आ जाएगा। पैसा समझो, पैसा, नोटों की संख्या, नोट गिनना सीखो। और क्या, जब तक कि तुम नोट नहीं गिनना सीखोगे ना, समझ नहीं आई। जो नोट गिनना शुरू कर देता उसको सारी समझ आ जाती है। समझ गए? एक बंदर के सामने 100 का नोट रख दो और एक केला रख दो, तो वो 100 का नोट नहीं उठाएगा, वो केला उठाएगा, क्योंकि उसको पैसे की समझ नहीं है कि 100 रुपए में तो 2 दर्जन केले आ जाएंगे। वो जो 100 रुपए उठा लूंगा तो 2 दर्जन केले आ जाएंगे, वो नहीं उठाएगा, केला उठाएगा। तो भैया पैसे की समझ जिसको है, ठीक है, उसको मोल कंसेप्ट की समझ बिल्कुल आ जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप पूरा अच्छे से समझ लो, पढ़ लो, कहाँ क्या क्या किया है, बिल्कुल एक सारी चीजें एक साथ लिखी हैं, आप इसको पढ़ना। आया नहीं? ठीक, तो बस आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। आज की क्लास यहीं पे है। परमाणुओं की संख्या नहीं आई समझ में। देखो इधर हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, सल्फर कितने दिख रहे हैं, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन परमाणु 4, सल्फर 1 और हाइड्रोजन 2, टोटल काउंट कर कितने आते हैं? एक अणु में 7 परमाणु, एक अणु में 7 परमाणु। ठीक है, तो अपने पास इतने अणु हैं तो कितने परमाणु? तो 7 का गुणा कर देना। ठीक है, जब मैं ट्यूशन पढ़ाता था तो एक बैच में 7 बच्चे पढ़ाता था। ठीक है, एक बैच में 7 ट्यूशन में, और मेरे 10 बैच चलते थे, तो कितने हो गए बताओ? देख कितने जल्दी आया समझ में, 70। और पैसा जोड़ने लगना, 70 गुणा इससे, तो पैसा जोड़ना सीख लो। अब आया कि नहीं समझ में? ठीक है, तो इस तरह ये आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलों की संख्या समझना। और मुझे नहीं लगता कि अब इसमें दिक्कत आनी चाहिए। कितने रूप हो गए? आयतन के रूप में, अणुओं के रूप में, परमाणुओं के रूप में, ठीक है, तो और द्रव्यमान के रूप में, द्रव्यमान के, ये द्रव्यमान दिया, तो द्रव्यमान के रूप में। तो सब तरह से आज आपको मैंने मोलों की संख्या समझा दी। अगली क्लास में तुल्यांकों की संख्या समझाऊंगा, तुल्यांक भार समझाऊंगा, मतलब कल ही आपको मैं तुल्यांक भार समझाऊंगा। पिछली क्लास में परमाणु भार, अणु भार समझा दिया, अब तुल्यांक भार समझाऊंगा। एब्सेंट मत होना, नहीं तो पूरी क्लास रोगे जब तक चलेगा केमिस्ट्री। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए रखते हैं, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।